सोचिए आप मंगल ग्रह पर हैं, पूरी तरह से अकेले। आपके साथियों को लगता है कि आप मर चुके हैं और नासा ने आपकी मौत की खबर पूरी दुनिया में फैला दी है। आपके पास लिमिटेड खाना है, लिमिटेड ऑक्सीजन है और पृथ्वी से कोई मदद आने में कम से कम 4 साल लगेंगे। ऐसे में आप क्या करेंगे? हार मानकर मौत का इंतजार या फिर साइंस का इस्तेमाल करके इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाएंगे? तो चलिए देखते हैं कहानी मार्क वॉटनी की, जो मंगल ग्रह पर अकेला रह गया और जिसने कहा I'm gonna have to science the shit out of this। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल रियल स्टोरी पर। तो बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है पृथ्वी से 5 करोड़ मील दूर लाल ग्रह मार्स पर, जहां एक नई सुबह हो रही थी। सूरज की किरणें उस बंजर रेगिस्तान पर फैल रही थीं और एसिडालिया प्लैनेटिया नाम के एक विशाल क्रेटर को रोशन कर रही थीं। क्रेटर यानी किसी उल्का पिंड के टकराने से बना कटोरे जैसा गड्ढा। इसी क्रेटर पर 18 साल पहले नासा के स्पेस मिशन एरिस 3 की एक टीम उतरी थी। आपको बता दें, मंगल का एक दिन 24 घंटे 40 मिनट का होता है, जिसे एक साल कहा जाता है। इस मिशन पर नासा ने 6 एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम भेजी थी, जिनका मकसद था क्रेटर की सतह से जियोलॉजिकल रिसर्च के लिए मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठा करना और 31वें साल तक पृथ्वी पर वापस लौटना। इस मिशन को लीड कर रही थी कमांडर लुइस, जो एक एक्स नेवी ऑफिसर होने के साथ साथ एक जियोलॉजिस्ट भी थी। उनके साथ थे मैकेनिकल इंजीनियर और हमारे हीरो मार्क वॉटनी, जो एक बॉटनिस्ट यानी वनस्पतियों के एक्सपर्ट भी थे। टीम में आईटी इंजीनियर बेथ जोहानसन, पायलट रिक मार्टिनेज, फ्लाइट सर्जन डॉक्टर क्रिस बैक और केमिस्ट एलेक्स वोगल भी शामिल थे। इन सब ने लैंडिंग साइट पर अपना एक हैबिटेट बना लिया था, जिसे वो प्यार से हैब कहते थे, जहां उन्हें 31 साल तक अपनी रिसर्च करनी थी। वे सभी मिट्टी के सैंपल जुटाने में लगे थे। तभी आईटी इंजीनियर जोहानसन, जो सैटेलाइट सिग्नल्स पर नजर बनाए हुए थी, को अपने कंप्यूटर पर नासा से एक इमरजेंसी वार्निंग मिलती है। नासा ने उन्हें एक भयानक तूफान के बारे में आगाह किया था, जो बहुत तेजी से उनकी तरफ भाग रहा था। जोहानसन ने तुरंत कमांडर लुइस और बाकी टीम को हैब में वापस बुलाया। उन्हें पता चला कि वो तूफान 8600 न्यूटन की जबरदस्त फोर्स से उनके MAV से टकराने वाला है। MAV यानी मार्स असेंट व्हीकल वो छोटा रॉकेट था जो उन्हें मार्स के ऑर्बिट में घूम रहे उनके मेन स्पेसशिप हर्मिस तक वापस ले जाता। लेकिन MAV का सीधा खड़ा रहना जरूरी था। अगर MAV तूफान में पलट गया तो गेम ओवर। वे सब हमेशा के लिए मंगल पर फंस जाते। मामला बहुत गंभीर था और सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं था। कमांडर लुइस ने तुरंत मिशन अबॉर्ट करने और पृथ्वी पर वापस लौटने का फैसला किया। टीम उनके पीछे पीछे MAV की तरफ भागी, जहां पायलट मार्टिनेज उड़ान भरने की सारी तैयारी कर चुका था। लेकिन बदकिस्मती से तब तक तूफान एक विकराल रूप ले चुका था और हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। कमांडर ने जैसे ही हैब का एयरलॉक खोला, तूफानी हवा के एक झोंके ने उन्हें लगभग गिरा ही दिया था, पर उन्होंने खुद को संभाला और अपनी टीम को लेकर MAV की तरफ बढ़ने लगी। वे अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि तभी मार्क वॉटनी ने अपनी स्पीड धीमी की और एक आइडिया दिया। उसने कहा कि अगर वे सोलर पैनल की केबल से एक गाय लाइन बनाकर MAV को उससे बांध दें तो MAV पलटने से बच सकता है। वो अपना प्लान बता ही रहा था कि तभी बूम, सैटेलाइट का एक डिश एंटीना टूटकर सीधा मार्क से जा टकराता है और वो तिनके की तरह उस अंधेरे तूफान में कहीं गुम हो जाता है। तभी मार्टिनेज को अपने कंप्यूटर पर मार्क के स्पेस सूट से ऑक्सीजन लीक होने का सिग्नल मिलता है और फिर सन्नाटा। अगर मार्क के सूट से सारी ऑक्सीजन निकल गई तो वो कुछ ही सेकंड्स में मारा जाएगा। ये जानते ही टीम में खलबली मच गई। कमांडर और उसकी टीम अपनी पूरी जान लगाकर उसे ढूंढने में लग गए, लेकिन उस जानलेवा तूफान में एक दूसरे को देख पाना भी मुश्किल था। मार्क से तो उनका सिग्नल भी पूरी तरह टूट चुका था। वे मार्क को ढूंढने में नाकाम रहे। उधर MAV भी लगातार झुकता जा रहा था। कमांडर लुइस एक मुश्किल फैसले के बीच फंस गई थीं। एक के लिए वो बाकियों की जान दांव पर नहीं लगा सकती थीं। उन्होंने सबको MAV में भेजा और अकेले ही मार्क को ढूंढने लगी।
लेकिन डॉक्टर बेक ने उन्हें रोकते हुए कहा कि बिना ऑक्सीजन के मार्क अब तक मर चुका होगा। ये सुनकर कमांडर की आंखों में आंसू आ गए और वो भारी मन से एमएवी पर लौट आईं। इससे पहले कि एमएवी पलटता, उन्होंने उसे लॉन्च करने का ऑर्डर दिया और वे सब अपने दोस्त मार्क की मौत का बोझ दिल में लिए पृथ्वी की ओर रवाना हो गए। सुबह तक ये खबर पृथ्वी पर नासा के अधिकारियों तक पहुंच गई। नासा ने मीडिया में इस दुखद घटना का खुलासा कर दिया और बताया कि मार्क वॉटनी तो नहीं रहा, लेकिन उसके बाकी साथी स्पेसशिप हर्मीज तक पहुंच गए हैं और जल्द ही घर लौट आएंगे। ये खबर आग की तरह दुनिया में फैल गई। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। मार्क वॉटनी जिंदा था। मंगल की लाल रेत में दबा हुआ वो अपने स्पेस सूट के इमरजेंसी अलार्म से होश में आया। वो दर्द से बेहाल था। जो एंटेना उससे टकराया था, उसका एक नुकीला रॉड उसके स्पेस सूट और पेट को चीरता हुआ अंदर घुस गया था। किस्मत से उस घाव के चारों ओर मार्क का खून जम गया, जिसने स्पेस सूट के छेद को काफी हद तक सील कर दिया और ऑक्सीजन लीक बहुत धीरे धीरे हुआ। इसी वजह से वो बच गया था। मार्क ने उस रॉड को वहीं निकालने की बेवकूफ़ी नहीं की। उसने उसे एंटेना से अलग किया और दर्द सहता हुआ वापस अपने हैब में पहुंचा। हैब के अंदर नॉर्मल एयर प्रेशर में उसने अपना स्पेस सूट उतारा और एक झटके में उस रॉड को अपने पेट से खींचकर बाहर निकाल दिया। उसकी दर्दनाक चीख पूरे हैब में गूंज उठी। एंटेना का एक छोटा टुकड़ा अभी भी उसके पेट में था। उसने फर्स्ट एड किट की मदद से उसे भी निकाला और मेडिकल स्टेपलर से अपने घाव पर टांके लगा लिए। इस दर्द ने उसे तोड़ कर रख दिया था, लेकिन ये तो सिर्फ मुसीबतों की शुरुआत थी। वो मंगल ग्रह पर बिल्कुल अकेला था। उसका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका था, यानी वो नासा या अपनी टीम से बात नहीं कर सकता था। अगर किस्मत से संपर्क हो भी गया तो नासा को कोई भी रेस्क्यू मिशन भेजने में कम से कम 4 साल लगेंगे, और जिस हैब में वो था वो सिर्फ 31 दिन के लिए बना था। अगर ऑक्सीजन मशीन खराब हुई तो वो दम घुटकर मर जाएगा, वाटर रिक्लेमर खराब हुआ तो प्यास से मर जाएगा, और अगर सब कुछ ठीक भी रहा तो भी उसके पास 4 साल तक जिंदा रहने के लिए खाना नहीं था। बेसिकली हर तरफ से मौत पक्की थी। ये सोचकर वो मायूस हो गया और अपनी सारी बातें कंप्यूटर जर्नल में रिकॉर्ड करके मौत का इंतजार करने लगा। 2 दिन तक तूफान चलता रहा और हैब किस्मत से बचा रहा। ये देखकर मार्क के अंदर जीने की एक उम्मीद जागी। उसने ठान लिया कि वो बिना लड़े यूं ही मंगल पर नहीं मरेगा। अब मार्क को मंगल पर 21 साल बीत चुके थे। उसने हिम्मत जुटाई और अपने पास मौजूद खाने की लिस्ट बनाई। उसके पास लगभग 1 साल का खाना था, पर उसे 4 साल तक सरवाइव करना था। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने फूड स्टोरेज में थैंक्सगिविंग पर खाने के लिए रखे हुए कुछ आलूओं का पैकेट देखा। मार्क एक बॉटनिस्ट था और उसने फैसला किया कि वो मंगल ग्रह पर खेती करेगा। उसने सबसे पहले सोलर पैनल्स को साफ करके पावर सप्लाई ठीक की। फिर हैब के एक बड़े हिस्से को खाली करके प्लास्टिक से कवर किया, वहां मंगल की मिट्टी जमा की और उसे एक खेत में बदल दिया। अब उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसने, हाँ आपने सही सुना, एस्ट्रोनॉट्स के वैक्यूम पैक टॉयलेट वेस्ट का इस्तेमाल खाद के रूप में किया। उसने आलूओं को टुकड़ों में काटा और खाद के साथ बो दिया। लेकिन खेती के लिए सबसे जरूरी चीज थी पानी। मार्क ने अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज का इस्तेमाल किया। उसने एमएवी के बचे हुए रॉकेट फ्यूल यानी हाइड्राजीन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सावधानी से अलग करके पानी बनाने का एक जुगाड़ू सिस्टम बनाया। इस प्रोसेस में एक छोटा सा धमाका भी हुआ, क्योंकि वो अपनी सांसों से निकली एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को कैलकुलेट करना भूल गया था। लेकिन मार्क ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा कोशिश की और इस बार वो कामयाब हो गया। जब सुबह उसने देखा कि उसका बनाया पूरा सिस्टम नमी से भीगा हुआ है तो वो खुशी से झूम उठा। इस तरह 48 सोल बीत गए और एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मार्क को अपने खेत में एक नन्हा आलू का पौधा नजर आया। उसे देखकर मार्क के चेहरे पर ऐसी खुशी थी मानो एक पिता अपने बच्चे को देख रहा हो। उसे मंगल पर जिंदा रहने की एक नई उम्मीद मिल गई थी। उधर पृथ्वी पर नासा ने मार्क की शोक सभा भी रख दी थी, लेकिन तभी नासा के मंगल मिशन के डायरेक्टर विंसेंट कपूर सैटेलाइट इमेजेस की जांच करने का फैसला करते हैं। उन्होंने कम्युनिकेशन इंजीनियर मिंडी पार्क को एरिस 3 की लैंडिंग साइट की तस्वीरें लेने को कहा। जब मिंडी ने उस लोकेशन पर जूम किया तो वो हैरान रह गई। उसने तुरंत कपूर और नासा के डायरेक्टर को बुलाया। उन्होंने देखा कि जो सोलर पैनल्स 18 साल पहले धूल से ढके थे वो 54वें साल पर अचानक साफ हो चुके थे और एक रोवर भी अपनी जगह से हिला हुआ था। ये काम सिर्फ एक जिंदा इंसान ही कर सकता था। वो सब सन्न रह गए। मार्क वॉटनी इज अलाइव। नासा में हड़कंप मच गया। उन्होंने ये बात मार्क की टीम से छुपाई ताकि उनके लंबे सफर पर कोई असर न पड़े।
उधर मार्क तो अपनी मुश्किलों में भी मजे से जी रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि नासा उसे बचाने जरूर आएगा। मार्क को अब मंगल पर 70 सोल बीत चुके थे। उसने खाने पानी का जुगाड़ तो कर लिया था, पर अब उसे यहाँ से निकलने का प्लान बनाना था। उसे पता था कि नासा का अगला एरेस-4 मिशन 4 साल बाद श्यापरेली क्रेटर पर उतरेगा, जो उसकी लोकेशन से 3200 किलोमीटर दूर था। उसे किसी भी तरह वहां पहुंचना था। उसने अपने खराब रोवर के पार्ट्स निकालकर दूसरे रोवर में लगा दिए ताकि वो ज्यादा दूरी तय कर सके। मंगल की जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए उसने न्यूक्लियर बैटरी को जमीन से खोद कर निकाला और रोवर पर लगा दिया ताकि उसकी गर्मी से रात में बचा रह सके। उधर पृथ्वी पर नासा ने मार्क के जिंदा होने का खुलासा कर दिया था। अब सबसे बड़ी चुनौती थी मार्क से बात करना। मार्क को पता था कि अगर उसे बचना है तो नासा से कांटेक्ट करना ही होगा। उसे याद आया कि सालों पहले 1997 में नासा ने पाथफाइंडर नाम का एक प्रोब उसी एरिया में भेजा था। मार्क अपने रोवर पर 13 दिन की लंबी और खतरनाक यात्रा करके उस पुराने पाथफाइंडर को ढूंढ निकालता है और उसे वापस हैब में ले आता है। उसे पावर देते ही सालों से बंद पड़ा पाथफाइंडर एक्टिवेट हो जाता है और नासा को सिग्नल भेजता है। शुरुआत में वे सिर्फ पाथफाइंडर के कैमरे को हाँ या ना की तरफ घुमाकर बात कर पाते थे, जो बहुत स्लो था। तब मार्क ने एक और जीनियस आइडिया लगाया। उसने हेक्साडेसिमल कोड यानी 16 अक्षरों का एक कंप्यूटर कोड और ASCII टेबल का इस्तेमाल करके एक सिस्टम बनाया, जिससे अब वे टेक्स्ट मैसेज की तरह तेजी से बात कर सकते थे। नासा और मार्क के बीच कम्युनिकेशन शुरू हो गया। मार्क ने गुस्से में नासा को गाली भी भेजी जब उसे पता चला कि उसकी टीम को अब तक उसके जिंदा होने के बारे में नहीं बताया गया था। उधर स्पेसशिप हर्मीज में कमांडर ल्यूइस और उनकी टीम को भी ये खबर मिलती है। वे शौक और अपराध बोध से भर जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। मार्क की आलू की फसल भी अच्छी हो रही थी, लेकिन एक रात हैब का एयरलॉक, जिसका बार बार इस्तेमाल हुआ था, एक धमाके के साथ उड़ गया। मार्क तो बच गया, पर मंगल के ठंडे वातावरण में उसकी सारी फसल तबाह हो गई और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी खत्म हो गई। अब वो दोबारा खेती नहीं कर सकता था। उसके पास बचा हुआ खाना सिर्फ कुछ 100 दिनों के लिए था। पृथ्वी पर नासा मार्क के लिए एक सप्लाई मिशन भेजने की तैयारी करता है, लेकिन जल्दबाजी में बनाया गया वो रॉकेट लॉन्च के तुरंत बाद फट जाता है। मार्क की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। उसने कमांडर ल्यूइस को एक मैसेज भेजा कि अगर वो मर जाए तो उसके माता पिता को बताना कि वो उनसे बहुत प्यार करता था और उसने आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारी। तभी चीन की स्पेस एजेंसी ने इंसानियत के नाते मदद का हाथ बढ़ाया और नासा को अपना एक तैयार बूस्टर रॉकेट देने का फैसला किया। नासा के पास एक और मौका था, लेकिन अब आता है कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर, रिच पर्नेल। नासा का एक जीनियस लेकिन थोड़ा सन की एस्ट्रोडायनामिस्ट। उसने एक क्रेजी लेकिन ब्रिलियंट प्लान बनाया, जिसे द रिच पर्नेल मैनोवर कहा गया। प्लान ये था कि हर्मी स्पेसशिप को पृथ्वी पर लैंड कराने की बजाय पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसे एक गुलेल की तरह वापस मंगल ग्रह की ओर भेज दिया जाए। ये एक बहुत ही रिस्की प्लान था। नासा के डायरेक्टर ने इसे मना कर दिया, लेकिन मिशन डायरेक्टर मिच ने चुपके से ये प्लान हर्मीज की टीम को भेज दिया। अब फैसला टीम को करना था, या तो सुरक्षित घर लौटें या फिर अपनी जान दांव पर लगाकर अपने दोस्त को बचाने के लिए 500 से ज्यादा दिन का एक और सफर करें। बिना एक पल सोचे पूरी टीम ने फैसला किया, वी आर गोइंग बैक फॉर हिम। अब मार्क को भी अपने हिस्से का काम करना था। उसे 50 दिन का लंबा सफर तय करके एरेस-4 मिशन के लिए पहले से रखे MAV तक पहुंचना था। ये एक अकेली और खतरनाक यात्रा थी, जिसमें वो कच्चे आलू खाकर गुजारा कर रहा था और खुद को स्पेस पायरेट भी कहता था। आखिरकार मार्क MAV तक पहुंच गया, लेकिन MAV को इतना हल्का करना था कि वो ऑर्बिट तक पहुंच सके। इसलिए नासा ने उसे MAV की खिड़कियां, कंट्रोल पैनल और यहाँ तक कि उसकी नोक यानी कि नोज कोन भी निकालने को कहा। बेसिकली मार्क को एक ओपन टॉप यानी कि कन्वर्टेबल रॉकेट में उड़ना था, जिसके ऊपर सिर्फ एक तिरपाल यानी कि एक टार्प लगा हुआ था। उधर हर्मीज मंगल के ऑर्बिट में पहुंच चुका था। मार्क ने MAV लॉन्च किया। लॉन्च के दौरान MAV की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो तिरपाल फट गया और मार्क बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो ऑर्बिट में तो था, लेकिन हर्मीज से 68 किलोमीटर दूर और गलत स्पीड पर था। उसे पकड़ने के लिए कमांडर लुइस ने एक और क्रेजी प्लान बनाया। उन्होंने स्पेसशिप के एयरलॉक में एक छोटा सा बम फोड़कर उसकी स्पीड को एडजस्ट किया। फिर भी दूरी बाकी थी। तब मार्क ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने अपने स्पेस सूट के ग्लव में एक छोटा सा छेद किया और हवा के प्रेशर का इस्तेमाल करके आयरन मैन की तरह उड़ता हुआ हर्मीज की तरफ बढ़ा।
कमांडर लुईस रस्सी के सहारे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। एक पल के लिए लगा कि वो उसे पकड़ नहीं पाएंगी, लेकिन मार्क ने रस्सी पकड़ ली और फाइनली उसे स्पेसशिप के अंदर खींच लिया गया। ये खबर सुनकर नासा और पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। इतने महीनों तक मंगल ग्रह पर अकेले फंसने के बाद मार्क वॉटनी अपने दोस्तों के पास अपने घर वापस आ गया था। पृथ्वी पर वापस आकर मार्क की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब नासा में नए एस्ट्रोनॉट्स को सर्वाइवल की ट्रेनिंग देता था और उन्हें अपनी संघर्ष की कहानी से प्रेरित करता था। उसकी ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किल वक्त हमें अंत के कितने ही करीब क्यों न ले आए, पर अगर हम उस अंत को एक नई शुरुआत मानकर हालातों का सामना करेंगे तो एक दिन मंजिल हमारे कदमों में होगी। दोस्तों, अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो पर एक लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और भी बेहतरीन वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें